हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन, स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। इन सारे कॉन्सेप्ट को न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ये सारी कहानी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन वाली जो सीरीज है वो आज से स्टार्ट होती है। 3 से 4 वीडियो में इसको अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में जितने भी आपको डाउट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आज वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल सही से। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। टॉपिक का नाम मेरे पास क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है ये पढ़ा होगा आपने। इट ऑलवेज, एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है फ्रिक्शन की, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो आप 9th और 10th के अंदर भी पढ़ते हैं, फिर फ्रिक्शन को बिल्कुल अंदर जाके डीप तरीके से समझेंगे क्या होता है फ्रिक्शन और कैसे ये एक्ट करेगा। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कहां पे एक्ट करता है फ्रिक्शन? जब भी दो सरफेस का कॉन्टैक्ट होगा, उनका जो टेंजेंशियल पॉइंट होगा उसी के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी slide or try to slide over another। या तो बॉडी स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे, ट्राई करे, तब भी क्या होगा वहां पे उसी का टेंजेंशियल क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है या फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये तो एक पॉइंट हो गया यहां पे। दिस इज यानी फ्रिक्शन, यहां पे फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। फ्रिक्शन will be related to roughness। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किससे रिलेटेड होगा? रफनेस से रिलेटेड होगा। यानी जब सरफेस रफ होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन की कोई भी बात वहां पर नहीं होगी। ठीक है, क्या इसका टाइप होते हैं वो सारी बातें हम करेंगे धीरे धीरे। बस अब ये बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखाई है, फ्रिक्शन विल बी रिलेटेड टू रफनेस। ठीक है, ये 2 पॉइंट इसके अंदर होंगे, ऑलवेज एंड फ्रिक्शन विल बी रिलेटेड टू रफनेस। ये 2 पॉइंट इसके अंदर होंगे। ठीक है, एक सी पॉइंट इसमें होगा, सरफेस ऑफ अनदर बॉडी अपोज टू दिस रिलेटिव मोशन। यानी जब एक अप्लाइड फोर्स लगेगा तो सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, यानी जब भी दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा तो उनके बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। दोनों मोशन करेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और जब दोनों के बीच में मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। तो ये 3 बेसिक पॉइंट है जो जनरली हम हर जगह पे पढ़ते हैं कि ऑलवेज एक्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट, रिलेटेड टू रफनेस एंड रिलेटिव मोशन होगा, तब वहां पे फ्रिक्शन आएगा। ये हमने पढ़ा है, इसको आप नोट करो। फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है और कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट क्या होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। ये बेसिक से डेफिनेशन थी, ये आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन के बारे में। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से। थोड़ा समझते हैं डायग्राम में ये होता क्या है, थोड़ी सी कहानी आपको समझ आएगी। चलिए एक जनरल सी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है मेरे पास, एक्ट किधर एक्ट करेगा? अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है? ये डी पॉइंट आप मान सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगेगा? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट होता है। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब इसको देखते हैं जरा। जैसे मेरे पास एक सरफेस है इस तरीके से, यहाँ पे रखा है m मास का ब्लॉक। ठीक है, ये क्या रखा है? m मास का ब्लॉक। अब ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस मेरे पास है रफ सरफेस है। अब यहाँ पे लगेगा अप्लाइड फोर्स। देखो ये लगा अप्लाइड फोर्स। अगर सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन देखो कैसे एक्ट करेगा। ये होगा
अप्लाइड फोर्स लगेगा F, तो ये इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स होगा तो ग्राउंड के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर। और फिर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर वापस फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। तो एम का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, अप्लाइड फोर्स होगा इधर, उस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इधर होगा। सही बात है, इतनी बात समझ आ रही है आपको कि अगर एम मास का ब्लॉक रखा है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ग्राउंड है मेरे पास, तो अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जैसे ही एफ से आगे चलेगा दोनों में रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर आएगा, ग्राउंड के ऊपर इधर। तो ग्राउंड भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग प्लेट के ब्लॉक के ऊपर किधर लगाएगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस तरीके से होगा, यानी अप्लाइड फोर्स आगे और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ये कहानी देखने को मिलेगी। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो पार्ट यहाँ पर है, ये वाला, इसके बीच में क्या कहानी चल रही है जिसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे होती है इंटरलॉकिंग। क्या होती है, इंटरलॉकिंग। तो इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, इंटरलॉकिंग दिखेंगे। लेकिन उसको बनाने से पहले इतनी बात अगर आप समझ गए, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो उससे पहले मैं दो टाइप आपको बता देता हूँ फ्रिक्शन के कितने होते हैं, फिर उसके बारे में इंटरलॉकिंग वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो जनरली ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला मेरे पास होता है ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है। और ड्राई फ्रिक्शन क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेरे पास होता है वेट फ्रिक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं विस्कस फ्रिक्शन। विस्कस फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स भी इसको कई बार बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये कब होगा, अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन लिक्विड और गैस। तो ये पिक्चर में कब आएगा वेट फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट मेरा मूव करेगा किसके अंदर, या तो लिक्विड के अंदर या फिर गैस के अंदर, तब इस फ्रिक्शन की हम बात करेंगे। और ड्राई फ्रिक्शन कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो हमें अभी के लिए ड्राई फ्रिक्शन के बारे में सारी कहानी पढ़नी है। और वेट फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी वो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगते हैं। जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे होगा ड्राई फ्रिक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, नॉर्मल रिएक्शन उनके बीच में एक्ट करेगा। तो ड्राई फ्रिक्शन के बारे में सारी कहानी हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनके कोलिजन की वजह से भी क्या होता है, वेट फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू, ये कब होगा, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मीडियम पार्टिकल। जैसे किसी बॉल को मैं पानी के अंदर डाल देता हूँ तो, और आगे अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ, बॉल को वाटर के अंदर डाल के अंदर डिप करा के एक अप्लाइड फोर्स लगाता हूँ, तो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो सारी कहानी कैसे फ्लूइड के अंदर एक्ट करता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, वो वेट फ्रिक्शन और विस्कस फ्रिक्शन के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे। तो अभी के लिए में क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है ड्राई फ्रिक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट विल बी कॉन्टैक्ट ईच अदर। ये दो टाइप होते हैं इसके। ओके, अब ये जो कहानी है इसको आप लिखो, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे क्या कहानी चलती है, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, उसको थोड़ा और सही से डीप में जाके समझते हैं कि ऐसे क्या कहानी होती है कि फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाता है रफनेस होने की वजह से। तो ये लिखो आप, फिर उसकी बात करते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने, तो फ्रिक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं और आगे चलते हैं। ये हटा देता हूँ इधर से। चलिए देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं और डीप में जाके इसको। चलिए, तो जैसे भी मैंने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे कि एम मास का ब्लॉक रखा है, अगर इसके ऊपर लगेगा अप्लाइड फोर्स तो ग्राउंड के ऊपर फोर्स आएगा फ्रिक्शन इधर, और ये इसके ऊपर पलट के किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे क्या कहानी चलेगी इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक मेरे पास टेबल है सिंपल सी, इस तरीके से ये टेबल है। ठीक है, फ्रिक्शन को थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई बुक या इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी है। ठीक है, इस तरीके से कोई बॉक्स या कोई भी यहाँ पे बुक रखी है इस तरीके से।
और यहाँ पे क्या है, ये आप इससे फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचोगे, तो फोर्स लगाओगे तो टेंशन फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा टेंशन, जो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के, जो भी आप लगाओगे, ठीक है, ये कहानी होगी। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस बुक के ऊपर पीछे की तरफ। mg किधर लगेगा, इसका मास अगर m है, mg लगेगा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगी, इसके ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करता है अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस एग्जांपल से भी मैंने आपको बता दिया कि टेबल के ऊपर कोई बुक है, अप्लाइड फोर्स इधर लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, mg लगेगा नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। आई होप ये बात समझ आएगी आपको। तो छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि भैया फ्रिक्शन फोर्स अगर बनता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस पार्ट को, यही कॉन्टैक्ट में वाला पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ, क्या करके, जूम करके बनाते हैं। तो जूम करके कहानी देखो, इस पॉइंट को क्या कैसी कहानी दिखेगी, ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर ये m मास का ब्लॉक है, ये m मास की, और जो ग्राउंड की कहानी होगी, ग्राउंड कुछ ऐसे दिखेगा। ये तो ग्राउंड है मेरे पास इधर, इसको जब जूम करके देखेंगे, नीचे वाला ग्राउंड है मेरे पास। तो मैंने जूम करके इसको दिखाया कि जो कहानी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ऐसा बनेगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो माइक्रोस्कोप में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसी को रफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को रफनेस। अब ये जो लाइन होती है बीच वाली, जो बीच वाली लाइन होती है, बीच वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है लाइन से, बेसिक लाइन से ऊपर वाला, इसको बोलते हैं पीक्स। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पीक्स। और ग्राउंड में जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं, वैली। तो ये पीक्स, और एक बेसिक लाइन से नीचे वाले में सबसे ऊपर की जो पीक होगी उसको क्या बोलेंगे, वैली बोलेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड से नीचे की तरफ है। और ये बेसिक लाइन से ऊपर की तरफ, बेसिक लाइन से नीचे तो वैली और ऊपर तो पीक्स। अब यहाँ पे देखोगे आप, दोनों सरफेस के बीच में कहीं कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा आपको। जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये रहा कॉन्टैक्ट, यहाँ पर ये रहा, ये है और ये है। तो ये देखो, तो कितने कॉन्टैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो कॉन्टैक्ट होते हैं इन्हीं को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं इन्हीं को, इंटरलॉकिंग। मैं लिख देता हूँ। जैसे ये पार्ट है मेरे पास, ये पार्ट है और ये वाला पार्ट है। तो जितना भी जॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पे, इन सबको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जहाँ भी जॉइंट आपके पास मिलेगा इन सबको एक ही नाम से बोलेंगे, जिसका नाम है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग, जहाँ भी जॉइंट आएगा। और इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। कैसे, जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे, तो ये अपोज करते हैं अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, है ना। अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो ये इसको ब्रेक करना चाहेगा, आगे जाना नहीं चाहेगा। तो एक ब्लॉक की जो पीक है, वो नीचे वाले पार्ट की जो ये वाली पीक आपको दिख रही है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इधर राइट में, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। इसलिए मैंने लिखा था कि जब अप्लाइड फोर्स इधर आएगा तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन किधर लेगा, आगे। और फिर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड की जो पीक है, वो भी ब्लॉक वाली जो पीक यहाँ पे, उसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किधर आएगा, अपोजिट आएगा। इसलिए जब हम स्टडी करते हैं तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हम ये बोल देते हैं कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टली क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। लेकिन बेसिक जो उसके पीछे लॉजिक है वो क्या है, लॉजिक मेरे पास है इंटरलॉकिंग। इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही आपके पास फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। ठीक है, तो ये आप ड्रॉ करो, इसके बाद मैं कहानी वहाँ पे लिखता हूँ। तो ये इंटरलॉकिंग क्यों होती है, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। ठीक है, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये लिखो, फिर मैं सारी कहानी आपको ऊपर लिखाता हूँ। चलिए, तो ये इंटरलॉकिंग समझ आए आपको, नोट कर लिया होगा आपने। ये ऊपर वाला मैं हटाता हूँ, इस पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया। चलिए, अब इसी बात को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे हमने ये पढ़ा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू। तो ये इंटरलॉकिंग क्रिएट क्यों हुई है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी थी, रफनेस थी यहाँ पे। ठीक है, तो ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इंटरलॉकिंग क्रिएटेड विच इज रेस्पॉन्सिबल, मैं लिख देता हूँ, विच इज
रेस्पॉन्सिबल टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, तो ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इरेगुलरिटी की वजह से इंटरलॉकिंग क्रिएट होगी। इस जॉइंट जहां पर ये दोनों पिक्स आपस में कोलैप्स करेंगी, ऐसे फिक्स हो जाएंगी, तो ऐसे फिक्स होने की वजह से इंटरलॉकिंग यहां पे क्रिएट होगी, विच इज रेस्पॉन्सिबल टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, रेस्पॉन्सिबल टू सरफेसेस एंड फ्रिक्शन इज क्रिएटेड। तो ये लाइन भी इसी के अंदर मैंने मर्ज करा दी कि अपोज बिटवीन टू सरफेसेस, रिलेटिव मोशन के अपोज होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरलॉकिंग, जो इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस की वजह से आती है। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको लिखा दी, तो आप नोट करो। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं और देखता हूँ कि और यहाँ पे कैसे काम होता है और कैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, थोड़ा सा और डीप मैथमेटिकली यहाँ पे देखते हैं, तो उसका मैं हटा देता हूँ इधर। चलिए अब देखिए, जहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, तो वहाँ पे कहानी क्या चलती है ये देखते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे तो सरफेस कुछ ऐसे होगी। तो ये फोर्स की इंटरलॉकिंग तो सही है, लेकिन इंटरलॉकिंग होने के बाद फ्रिक्शन फोर्स कैसे पिक्चर में है उसको देखते हैं। तो देखो, अगर मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ ऐसे बनता है यहाँ पे सरफेस का ना, ये मास वाली जो सरफेस है कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको इधर से। ठीक है, और नीचे जो ग्राउंड वाली सरफेस है वो कैसे होगी, वो कुछ ऐसे होगी। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, दोनों इस तरह से कांटेक्ट में होंगे और इसी को इंटरलॉकिंग बोलते थे हम कि इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, इंटरलॉकिंग। अब जब भी दो पीक्स और जो एम मास है उसकी रेगुलरिटी और जो नीचे ग्राउंड है उसकी रेगुलरिटी जहाँ पे मिलेंगे तो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो नॉर्मल फोर्स पिक्चर में आएगा। नॉर्मल किधर लेगा, जहाँ पे दोनों कॉन्टैक्ट होंगे उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये होगा यहाँ पे, तो नॉर्मल किधर लेगा, नॉर्मल जैसे मैं मान लेता हूँ कि नॉर्मल लग रहा है इधर, है ना, ये हो गया N1, इसको भी क्या बोल देंगे N1। अच्छा, यहाँ पे किधर लग रहा है नॉर्मल N2, यहाँ पे भी क्या लगेगा N2, ऐसा मान लेते हैं। सरफेस जैसे भी होगी N3, ये कितना लगेगा N3, यहाँ पे कितना होगा N4, यहाँ पे भी कितना होगा N4, यहाँ पे कितना होगा N5 और यहाँ पे भी कितना होगा N5। ये कहानी होगी कुछ इस तरीके की, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इन सब के अंदर नॉर्मल रिएक्शन में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो जैसे मेरे पास ये सरफेस है और नॉर्मल अगर ऐसे लगेगा, ठीक है, कैसे ऐसे, और ये एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो ये क्या होगा n cos थीटा, एक जनरल टर्म की बात कर लेते हैं, ऊपर क्या होगा n sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये बी पार्ट है, इसको लिख सकते हैं आप। तो देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तो नॉर्मल आएगा पिक्चर में, और इस नॉर्मल का जब भी यहाँ पे इंटरलॉकिंग के पॉइंट पे नॉर्मल मिलेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि वर्टिकल वाले आपस में क्या करते हैं, ये तो mg वगैरह के उस केस में भी ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको काउंट कर लेंगे, बट जो फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ही मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर आता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ, फिर इसके नीचे मैं एक लाइन आपको लिखा देता हूँ छोटी सी इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ कि जो फ्रिक्शन है मेरे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फ्रिक्शन इज इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, यहाँ पे बनाएंगे और क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इज इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। सही बात है, तो फ्रिक्शन मेरे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा फ्रिक्शन को क्रिएट करने में। तो इंटरलॉकिंग पे जितने भी नॉर्मल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे सबको जब ऐड करेंगे तो नेट मेरे पास जो आएगा उसी को बोल देते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। तो आई होप फ्रिक्शन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या क्या फ्रिक्शन में होता है, कैसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक रेस्पॉन्सिबल कौन है, इंटरलॉकिंग। तो आप ये नोट करो। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, जो आप पढ़ते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, वो सब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, तो ये फ्रिक्शन की कहानी समझ आएगी आपको। फ्रिक्शन इज द इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए, थोड़ा सा टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है और
रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी तो उसके बेस पे फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इन तीनों को ये भी बोला जाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर भी आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ये भी लिख लो आप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो तो स्लाइडिंग होगी, रिलेटिव मोशन होगा तो स्लाइडिंग तो होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी टाइप इसको कई बार बोल देते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इट will be act when object at rest condition. It will be act when object at rest condition with respect to other object, ठीक है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा रिलेटिव मोशन तभी फ्रिक्शन आएगा पिक्चर में। तो ये हमेशा कब लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, हमेशा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तभी हम पिक्चर में किसको लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गए, जैसे ब्लॉक रखा था ग्राउंड के ऊपर, तो ब्लॉक जब तक रेस्ट पे रहेगा तब तक इसकी बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। जब ब्लॉक मोशन में आ जाएगा तब बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। समझ आ गई बात। तो ये हमने किसके बारे में लिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। इट विल बी एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक तो ये इसके बारे में पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, इट इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को ये चेंज करता रहता है। अगर अप्लाइड फोर्स हो गया 2 न्यूटन तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स हो गया 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन। तो ये अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आने वाला होगा, सपोज करो कि 10 न्यूटन जो है वो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे मास ग्राउंड के ऊपर रखा है, तो उसकी जो कैपेसिटी है स्टैटिक कंडीशन में रहने की, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन को कैपेबल करने की कैपेसिटी है। तो 10 न्यूटन के बाद जो 10 न्यूटन वाली जो वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम है, उसी को बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी उस 10 न्यूटन के फोर्स के बाद अगर आप 10.001 का भी फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक मोशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। अच्छा, एक बात तो ये है, अब इसके बारे में 2 कैटेगरी में बात की थी मैंने। जैसे ग्राउंड है मेरे पास, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये ग्राउंड है और एम मास का ब्लॉक यहाँ पर रखा है, और किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। अगर रेस्ट में होगा तो अप्लाइड फोर्स कितना होगा यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है वो कितना है यहाँ पे 0। कोई अप्लाइड फोर्स है ही नहीं था तो उसको मैं हटा भी सकता हूँ, है ना, रफली बना के मैंने हटा के दिखा दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 0, ये रेस्ट की कंडीशन पे रखा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अप्लाइड फोर्स कितना है 0। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स भी, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नो फ्रिक्शन फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कब क्रिएट होगा, भाई ये रेस्ट पे रखा है, किसी भी टाइम पे आके आप इसको देखो, ये ब्लॉक हमेशा आपको रेस्ट पे मिलेगा। रेस्ट पे मिलेगा तो अप्लाइड फोर्स कितना है 0, कोई अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। तो अप्लाइड फोर्स अगर 0 होगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। ये तो रेस्ट की कंडीशन वाली बात हो गई। अब अगर ब्लॉक को मोशन में लेके आए तो क्या होगा, देखो अगर ब्लॉक मोशन में आ जाए, जैसे एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है ना, आपने लगाया अप्लाइड फोर्स इधर, कहाँ पे लगाया, अभी मोशन की बात नहीं हो रही है, अभी खाली रेस्ट की, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जब तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो रेस्ट पे होने की 2 कंडीशन है, एक तो रेस्ट पे ही रहे, कोई अप्लाइड फोर्स मत लगाओ आप, तो फ्रिक्शन कितना होगा 0। तो अगर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक फिर भी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लगेगा,
इधर लेगा लेफ्ट में। तो पहली बात तो ये कि अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद भी ब्लॉक रेस्ट पे क्यों रहेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन। यही फ्रिक्शन फोर्स, ये इंटरलॉकिंग इसको मूव कराने से रोकेगी, ठीक है। तो इस केस में इसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकता हूँ। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है स्टैटिक फोर्स की, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी हमेशा। अप्लाइड फोर्स के क्या होगी, बराबर होगी। अगर आप 2 न्यूटन लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। 5 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, हमेशा किसके इक्वल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के अप्लाइड फोर्स। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको स्टैटिक कंडीशन में रखना चाहते हो, यानी ऑब्जेक्ट अभी मोशन में नहीं आया है, या फिर ऐसा बोल सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक वैलिड रहेगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ से कम हो जाती है तो उस केस में ब्लॉक जो है मोशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा। भाई अगर आपने यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 8 न्यूटन, 8 या 6 है और ये 10, तो मोशन में चला जाएगा। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात नहीं होगी, तब बात होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। तो उस केस में अगर इसको अप्लाई करना चाहते हो तो हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, तब इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो ये नोट करो आप। फिर 1-2 की पॉइंट्स होने हैं उनको भी लिख लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में, है ना। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं कैसे कैसे एक्ट होगा यहाँ पे, उसके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, डेफिनेशन में मैं लिखा देता हूँ आपको, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो ये कई बार दिमाग में याद रहेगी आपके इस तरीके से माइंड में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच बैलेंस external force, maximum value of static friction which balance external force of an object is known as limiting force of friction, limiting force of friction, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी विच बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की उस मैक्सिमम वैल्यू को जहाँ पे ये मोशन स्टार्ट होने वाला है, नहीं हुआ है अभी तक, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ एस के होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्ट टू मूव। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, समझ आ गई बात। ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्ट टू मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू टू एन, यानी जो एफ है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, एफ एस के, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्ट टू मूव। एक बात तो ये होगी जो आपको मैंने लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन और कंडीशन यहाँ पे लिखा दी, सही बात है। अच्छा, अब ये जो स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड फैक्टर, है ना। बेसिकली 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे भी लिख लो, डिपेंड 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड 2 फैक्टर। कौन कौन से हैं, सबसे पहला मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस, ठीक है, कि 2 सरफेस किस तरीके से हैं, जब वो कांटेक्ट में आएंगे और कैसे उन पर नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ इस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। दूसरा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस रफनेस, नेचर ऑफ सरफेस रफनेस, कि सरफेस कितनी ज़्यादा रफ है, जितनी ज़्यादा रफ होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आपको मिलेगा। और या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, नेचर ऑफ सरफेस रफनेस, और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेदर सरफेस इज ड्राई और वेट, है ना। सरफेस ड्राई है या वेट है, तो उन सारी कहानी के ऊपर डिपेंड करेगा। रफनेस जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा
फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, जो एफ की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी आएगी, म्यू इंटू एन। एन मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन, ये मैं लिख देता हूँ, एन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये म्यू क्या है मेरे पास, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये कब एक्ट करेगा, जब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, ये है तो म्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी म्यू एन को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी एफ इंटू एल अगर मैं लिखता हूँ इसी को क्या बोलेंगे, म्यू इंटू एन। तो इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, और मोशन की ये कंडीशन मेरे पास होती है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। चलिए लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि ये कैसे एक्ट करता है, क्या ये होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसके बारे में, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास रखा है एम मास का ब्लॉक, किस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर ये रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ब्लॉक के ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स आपने कितना लगाया, पहले आपने कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया, कितनी वैल्यू होगी इसकी, 0। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। ये स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ रहे हैं हम थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से। अब आपने इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, कितनी कर दी, ये कर दिया आपने 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, इसको F1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जितनी वैल्यू अप्लाइड फोर्स की उतनी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की। इसके बाद आपने फोर्स और बढ़ाया, कितना कर दिया, 2 न्यूटन। तो इस बार फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। समझ आ रही है इतनी बात, जितना अप्लाइड फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स। तो ये F1 F2 में लिख रहा हूँ, ये सारे क्या है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद आपने कितना फोर्स लगाया, इसके बाद आपने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया ब्लॉक के ऊपर, या मैं इधर लिख देता हूँ, आपने लगाया F3 इक्वल टू 3 न्यूटन। कितना लगाया, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का जब आपने फोर्स लगाया तो ब्लॉक किस कंडीशन में पहुंचा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 न्यूटन। F3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद, जब आपने 3 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया, तो उसका लगाने के बाद अगर ब्लॉक पे आप हल्के से फूंक भी अगर मारोगे ना, ब्लॉक पे हल्की सी फूंक भी अगर मारोगे, हल्का सा इसको डिस्प्लेस करोगे, तो ये ब्लॉक जो है मोशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की उस मैक्सिमम वैल्यू को, जब तक ब्लॉक रेस्ट पर रहे या जो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करके रखे, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो 3 न्यूटन की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये रेस्ट की कंडीशन का मैक्सिमम फोर्स है। इसके बाद ब्लॉक को हल्का सा भी कुछ फोर्स लगाओगे, 3.0001 का भी फोर्स लगाओगे, तब भी ब्लॉक किस कंडीशन में पहुंच जाएगा, मोशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा। अच्छा, यानी 3 न्यूटन मेरे पास क्या हो गया मैक्सिमम, ये मेरे पास हो गया स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बाकी सब क्या है, ये बाकी सब जो फोर्स हैं, 2 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन, ये सब क्या है, ये है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। किसकी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आया है ये 3 न्यूटन, ये क्या है मेरे पास, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है मेरे पास, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये 3 न्यूटन के मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही बात है। और ये सब जो मैंने लिखा F1 F2 ये सब क्या है, ये मेरे पास है, ये मैं लिख देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वैल्यू किसकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन किसके होगा, F मैक्स के इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है, यह नहीं होता है, Fs इज नॉट इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको म्यू इंटू एन बोलता हूँ मैं। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको म्यू इंटू एन बोलेंगे, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू एन बोलेंगे। ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने लिखा है, इसको नहीं बोले, किसको बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन, जहाँ पे म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहेगी और इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन का आपको क्लियर
हुआ होगा और ये बात आपको समझ आएगी। इसको आप नोट कर लो, फिर देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में क्या कहानी होती है। चलिए, ये कहानी समझ आई होगी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। इसको ये भी बोल देते हैं कई बार वर्ड्स ऑफ मोशन भी किसका नाम है, इसी का नाम है। ठीक है, चलिए हटा देते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ उधर से। चलिए, सारे थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रिक्शन के बारे में। इसके अलावा फ्रिक्शन में कुछ बचता नहीं है। ओके, तो अब मेरे पास क्या है, काइनेटिक, ये बी पार्ट मेरे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब एक्ट करेगा, जैसे नाम से आपको पता चलेगा काइनेटिक, तो उसमें मैं 1 पॉइंट लिख सकते हैं, इट विल एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इन मोशन। कब एक्ट करेगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन नॉट नेसेसरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होने के लिए जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स की भी रिक्वायरमेंट है आपको, बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी आप काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हम मास का ब्लॉक यहाँ पर रखा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, F इंटू के, क्या होगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगी, जो मैं यहाँ पे F इंटू के लिखूंगा, क्या लिखूंगा, म्यू के इंटू एम, इसी को बोलेंगे काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही बात है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि जो मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो मेरे पास होता है F के, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होती है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन और F मैक्स। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है लेस देन, कम होती है किससे, स्टैटिक से और F मैक्स से। क्यों होती है कम, ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेस। क्योंकि जब ये कम इसलिए होती है क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आया तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दिया उसने, इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दिया तो आराम से वो आगे की तरफ मूव कर सकता है। क्योंकि इंटरलॉकिंग के टाइम पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा इंटरलॉकिंग में तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये कम क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेस। तो ये आराम से जो है चल सकता है कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा इस मोशन के केस में कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक, बिकॉज ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सही बात है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये फोर्स भी यहाँ पे कम होगा तो म्यू के की जो वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी वो भी क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी आप देख सकते हो कि म्यू काइनेटिक क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर सवाल के अंदर आपको म्यू के और म्यू एस यानी स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू अगर नहीं मेंशन करी गई अलग अलग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सही बात है, यानी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा और आपको काइनेटिक कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दी तो उस केस में आप म्यू एस की वैल्यू को यूज़ कर सकते हो एज ऑफ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो। एक बात तो ये हो गई, ओके। एक मेरे पास होता है सी टाइप जिसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बस इसके बारे में तो एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो आपको याद रखनी है। ये कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन बिटवीन टू सरफेस। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है तो उस केस में क्या, कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपने देखा होगा कार और बस के जो व्हील्स होते हैं जब हाईवे के ऊपर चलते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है व्हील एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उस केस में उस पॉइंट के ऊपर क्या एक्ट करता है, वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो उस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन ड्यू टू डिफॉर्मेशन बिटवीन द टू सरफेस। इसके बारे में एक छोटी सा और एग्जाम्पल है, जब उस केस स्टडी को करेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा रोटेशन मोशन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक हो गया और यहाँ पे हो गया रोलिंग। बस एक डेफिनेशन इसमें लिखाई मैंने।
तो इसको नोट करो आप। फिर एक ग्राफ होता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में, उसको भी यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसकी क्या कहानी होती है। तो ये बात आपको समझ आएगी, बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये आपने लिखा होगा रोलिंग फ्रिक्शन ड्यू टू डिफॉर्मेशन बिटवीन टू सरफेस। तो दोनों सरफेस कैसी होनी चाहिए, है ना, रोलिंग सरफेस होनी चाहिए, रोलिंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ। तो ग्राफ देखते हैं, वेरिएशन बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। चलिए, उस ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। ग्राफ किस किस के बीच में दिया है, वेरिएशन इसको ऐसे लिख लो, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स, पूरा लिख देता हूं मैं, फ्रिक्शन फोर्स F vs अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है, कैपिटल F, उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है स्मॉल f और ये मेरे पास है कैपिटल F। कैपिटल F क्या है, अप्लाइड फोर्स। ये मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो y एक्सिस पे लिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स और x वाली एक्सिस पे मैंने लिया अप्लाइड फोर्स। तो ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ये टिल्ट हो गया है, ऐसे हुआ ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, फिर कुछ ग्राफ ऐसे हो जाता है सिंपल, ये जाता है, ऐसा ग्राफ आएगा कुछ, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। तो दो वैल्यू आपको मिलेंगे, एक तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे और एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन। तो ये मेरे पास है अप्लाइड फोर्स। अच्छा है, अब आप देखो ध्यान से कहानी क्या चल रही है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप इस अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे, देखो ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट पे अप्लाइड फोर्स कुछ मिलेगा आपको, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ मिलेगा। जैसे आपने 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। इसके बाद अगर आप यहाँ पे 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। भाई आपने अप्लाइड फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। उसके बाद वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट के ऊपर जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट के, यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होगा। यानी इस पॉइंट पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी, किसकी मिलेगी, FL की वैल्यू मिलेगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस पॉइंट के ऊपर। समझ आ रही है इतनी बात। इसके बाद यानी यहाँ पे क्या मिला, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी इस पॉइंट पे आने के बाद जो इंटरलॉकिंग होगी, ब्रेक हो जाएगी। इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी तो कुछ टाइम के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो फिर से एकदम नीचे आएगा। तो जैसे इंटरलॉकिंग हटेंगी फिर से सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगे आपस में, और फिर एक कंटिन्यूस फोर्स आपको मिलेगा यहाँ पर, और इसी को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई तो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन पे पहुंचेगा, तो फिर कौन सा फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक इस पॉइंट के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है काइनेटिक के लिए, वो पूरी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बात समझ आएगी आपको। तो इस ग्राफ को दो तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस पे, ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन पे, यहाँ से यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस में, ऑब्जेक्ट इन मोशन। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में। यानी यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, यानी आगे की तरफ उसकी कहानी चलेगी। और ये वैल्यू किसकी होगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो ये ग्राफ मेरे पास किसका है, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में। जनरली यहाँ पे जो एंगल आपको मिलता है उसके लिए 45 डिग्री मिलता है, बट उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी। बस दो ग्राफ के बीच में आपको ड्रॉ करके मैंने बताया कि क्या कहानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर म्यूएस, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि जो म्यूएस मेरे पास होता है, वो अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया, म्यू के जो होता है अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया, तो आप वहाँ पे म्यूएस रख के भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि स्लाइडिंग अभी तक वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर दोनों वैल्यू दी है तो स्लाइडिंग वहाँ पे हो गई है। कहने का मतलब कि जैसे अगर म्यू के की वैल्यू आपको दी है, म्यू के, तो म्यूएस तो हमेशा ही बड़ा होता है इससे। तो इस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग विल बी
स्लाइडिंग स्टार्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्लाइडिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई है, अगर ये कंडीशन आपको दिया यानी मोशन में आ गए। और अगर म्यू के नहीं दिया तो स्लाइडिंग इज नॉट स्टार्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको ये म्यू के नहीं दिया, म्यू के नॉट गिवन, स्लाइडिंग नॉट स्टार्ट, स्लाइडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे, अभी मोशन में नहीं आया है। तो अगर म्यू के दोनों दिया तो उसका मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ होती है, तो मैं थोड़ी सी आपको बता दी यहाँ पे इस तरीके से। तो बस इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है और छोटी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो उसको नोट करो आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो होता है पुश और पुल के बारे में। उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि पुश के अंदर में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देता हूँ, ये था मेरे पास ग्राफ। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है पुश और पुल का, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रूफ करके। क्या तो देखो, कंडीशन क्या है कि पुलिंग एट रफ सरफेस always easier as compared to पुशिंग। तो कोई रफ सरफेस अगर होगी तो किसी ऑब्जेक्ट को खींचना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उसको पुश करने से। ठीक है, क्यों है आसान, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक ब्लॉक रखा है इस तरीके से, ये कोई बॉक्स है और ये सरफेस है, ये बॉक्स और ये क्या है, सरफेस है। तो आप इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। क्या करो आप इसको पुश करोगे, पुश करोगे तो क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे आप इसको, है ना, यहाँ पे कोई इस तरीके से आप इसको पुश कर रहे हो, है ना। ये मेरे पास क्या है, इसका नाम बोल देते हैं हम चिंटू, है ना। ये कौन है, अपना चिंटू है। तो चिंटू ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो देखो फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाया, इसको खींचेगा इस तरीके से। भाई जो फोर्स इसके ऊपर लगाएगा उसको पुश करने के लिए ऐसे लगाएगा, इधर से ऐसे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, नेट डायरेक्शन में किधर मानी, नीचे की तरफ मानी। और एंगल कितना माना यहाँ पे, थीटा। एक कहानी होगी, तो ये किधर जा रहा है, इसको पुश करेगा आगे की तरफ, है ना। कहाँ इसको ये लेके कहाँ जा रहा है, इसको पुश किधर कर रहा है, आगे। तो अब देखो एक सरफेस ग्राउंड है, एक सरफेस से ब्लॉक है, तो ये तो होगी ऊपर की कहानी, इसको भी देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। लेकिन नीचे ध्यान दो थोड़ा सा, इस ब्लॉक का जो मास होगा वो mg किधर लगेगा, वो तो नीचे लगेगा। जैसे ब्लॉक को सरफेस पे रखा होगा तो एकदम नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर किधर आया होगा, नीचे, इसको बोल देंगे n1। और ग्राउंड भी ब्लॉक के ऊपर पलट के किधर आएगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर नीचे। क्योंकि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो इसके नॉर्मल को ये हमें कंसीडर करना है। इसका कंपोनेंट करो फोर्स का कितना होगा यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, और नीचे कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, ये होगा एफ साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और यहाँ पे एफ साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं ब्लॉक के लिए नॉर्मल लिखना चाहूँ, ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक के लिए नॉर्मल की वैल्यू किसके कोल आएगी, तो देखो नॉर्मल लग रहा है ऊपर वर्टिकल के केस में, और एफ साइन थीटा भी नीचे और mg भी नीचे, ब्लॉक के ऊपर कहानी होगी। तो n1 किसके कोल आएगा यहाँ से, एफ साइन थीटा और प्लस mg। ठीक है, ये कहानी होगी यहाँ तक। भाई ये लग रहा है ना नॉर्मल ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर, ब्लॉक के ऊपर mg नीचे, और ब्लॉक के ऊपर एफ साइन थीटा भी नीचे। तो n1 की वैल्यू किसके कोल होगी, एफ साइन थीटा प्लस mg। तो मैं यहाँ से ये देखना चाहता हूँ कि पुश ज़्यादा टफ है या पुलिंग। ये तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, बस इसको प्रूफ करके देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरी कहानी किसके देखते हैं, पुल की कहानी देखते हैं। पुल के केस में क्या हुआ, देखो ये रखा मेरे पास ब्लॉक, ठीक है, ये मेरे पास है सरफेस इस तरीके से। तो फोर्स किधर लगा रहे हो आप, तो जो भी यहाँ पे चिंटू खड़ा होगा, इस बार चिंटू ने क्या किया, इसको क्या किया, यहाँ से पुल किया ऊपर से। ठीक है, पुल करेगा तो इस एंगल को मानेंगे थीटा। ये कितना होगा, ये कैपिटल एफ है मेरे पास, ये होगा एफ कॉस थीटा। और ऊपर फोर्स जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना होगा, एफ साइन थीटा। ये कहानी होगी। तो ब्लॉक को जैसे रखा होगा, अच्छा लेके किधर जा रहा है, इधर राइट में, है ना, ऐसा पुश कर रहा है, पुल कर रहा है इसको इस बार। और mg किधर लगेगा, नीचे, वो सारी कहानी होगी। ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा, n1, और ब्लॉक के ऊपर किधर आएगा, n1 ऊपर। अब यहाँ से ब्लॉक के ऊपर फोर्स देखो, n1 लगेगा ऊपर और एफ साइन थीटा भी ऊपर और mg नीचे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n1 प्लस n1 ऊपर है और एफ साइन थीटा भी ऊपर, n1 प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। यानी यहाँ से इसको n2 बोल देते हैं, है ना, इसको बोल देते हैं n2। ठीक है, तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से n2 आएगा mg माइनस एफ साइन थीटा।
N2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से mg माइनस एफ साइन थीटा। तो दोनों केस में आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, है ना, ये पहले लाइन में हटा देता हूँ, ये लिख ली होगी आपने। जो एनालिसिस है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से मैं ये पता चला, अगर आप दोनों वैल्यू को ध्यान से देखोगे पुश और पुल के अंदर, तो पुश के अंदर जो N1 की वैल्यू वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N2। देखो यहाँ पे तो mg में से माइनस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि जो N1 है मेरे पास ग्रेटर देन होगा एज कम्पेयर टू N2, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू एन। तो N1 ग्रेटर देन N2 तो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन F2, यानी पुश के केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पुल। तो उसका मतलब क्या हुआ कि पुश विल बी टफ एज कंपेयर टू पुल, ओके। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई। तो पुश और पुल को भी यहाँ पे प्रूफ करके मैंने बता दिया कि नॉर्मल यहाँ पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। तो इसलिए पुश की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा यहाँ पे। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, वो भी देखो, ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ये आएगा इधर, और ये इधर लेके जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा मोशन के, ठीक है, क्योंकि दोनों राइट में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों साइड में आएगा। तो यहाँ पे जो F2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो पुल होता है वो थोड़ा सा ईजर होता है एज कम्पेयर टू पुश, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हुई होगी आपको। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के बारे में, तो उसको नोट करो। इसके बेस पे एक दो सवाल करते हैं तो और कहानी आपको क्लियर होगी। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए, एक स्ट्रिंग और पुली का भी कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बस वो आप ध्यान रखें। तो उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको, वो भी मैं लिख देता हूँ इधर। देखो, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन कैसे एक्ट करेगा वो देखेंगे। जैसे मेरे पास ये पुली है इस तरीके से, और एक स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रही है जिस पर टेंशन है T2, और दूसरी इधर से पास हो रही है जिस पर टेंशन है T1, ये है। और ये पॉइंट क्या है, सेंटर। इसको यहाँ से अगर मैं मिलाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाता है यहाँ पे थीटा, और ये रेडियस मेरे पास कितना है यहाँ पे R, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। और ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग, और ये मेरे पास क्या है, पुली, ठीक है। तो पुली के ऊपर अगर कोई वायर ऐसे फिक्स है और ऐसे उसको टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर, और उसको सेंटर वाले पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ पे, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, और ये क्या होगा, R रेडियस, स्ट्रिंग और पुली। तो उस केस में रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि जो T2 होता है वो कितना होता है, T1 e की पावर म्यू इंटू थीटा। इसके बेस पे क्वेश्चन हम करेंगे आगे चल के भी, जब क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, तो उसके बेस पे भी 2-3 सवाल हम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस अभी ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग के साइड में टेंशन T2 होगा वो T1 इंटू की पावर म्यू इंटू थीटा। थीटा तो आपको समझ आएगा, दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा उसको थीटा बोलेंगे। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर इस पॉइंट के ऊपर, और म्यू क्या होगा, म्यू मेरे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसके बीच में, बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको लिखेंगे इस तरीके से। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा ये तो इसके बारे में हो गया, ये तो यहीं पे इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये एक ही फॉर्मूला है। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे वो इससे अलग है ना, ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, तो अगर नेट रिजल्टेंट मुझे निकालना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा ब्लॉक के बीच में, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा इसके ऊपर, इधर, और अगर अप्लाइड फोर्स आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स आएगा इधर, इसको बोलेंगे R। क्या बोलेंगे इसको, R। ये मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, R रिजल्टेंट होगा तो R कैसा आएगा, √F² प्लस N²। तो ये क्या होगा, R फोर्स, नेट फोर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स अप्लाइड एट सरफेस। तो यहाँ पे जो सरफेस होगी उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा ग्राउंड का वो होगा F, और नॉर्मल लगेगा ऊपर। तो उस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी F² प्लस N²। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और एक ये वाला फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। तो ये क्वेश्चन सवाल के अंदर भी जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्लियर आपको। तो ये आप नोट कर लें, फिर चलते हैं
क्वेश्चंस की तरफ, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए देखते हैं क्या दिया मुझे सवाल में। तो क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दिया है कि एक 5 kg का ब्लॉक रखा है सरफेस के ऊपर। सरफेस मेरे पास है रफ और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। अप्लाइड फोर्स कितना है 8 न्यूटन का। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। दो पार्ट में इसको मैं करके दिखाऊंगा अलग अलग आपको, तो दोनों में डिफरेंस समझ आएगा कि फ्रिक्शन आने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये म्यू कितना है सरफेस का, रफ सरफेस है 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ब्लॉक का मास है 5 किलोग्राम, अप्लाइड फोर्स है 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना बताना, किसका बताना है, ब्लॉक का। देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले बना उसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये है, तो यहाँ पे 5G लगेगा नीचे और नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। अप्लाइड फोर्स किधर है 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसका मुझे एक्सेलरेशन देखना है। तो जब भी सवाल में एक्सेलरेशन आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू देखो। उसको निकालने का फायदा क्या होगा भी पता चलेगा आपको। तो एफ की वैल्यू सबसे पहले क्या निकालो, एफ मैक्स निकालो, यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कितनी वैल्यू होती है इसकी, म्यू इंटू एन, ये होती है। म्यू कितना दिया है 0.2, एन कितना दिया है 5 इंटू जी, ये होगा। तो यहाँ से जो एफ इंटू एल आएगा 0.2, ये होगा 5, और जी की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10 से 10 कैंसिल, तो लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, लिमिटिंग फोर्स मेरे पास आया 10 न्यूटन, ये आया। तो यहाँ से एक बात पता चली आपको कि जो अप्लाइड फोर्स है मेरे पास कैपिटल एफ, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, कैपिटल एफ बोल देते हैं। तो कैपिटल एफ की जो वैल्यू है वो लेस देन है एज कम्पेयर टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो इस बात से क्या पता चला, इससे बात ये पता चली कि अप्लाइड फोर्स है कम और इंटरलॉकिंग का जो फोर्स है वो ज़्यादा, यानी फ्रिक्शन फोर्स कैसा है ज़्यादा। तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी, अच्छा ये वैल्यू किसकी है, ये तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली मैंने मैक्सिमम की। तो अगर मैक्सिमम पूछेगा तो ये आंसर होगा। अगर कोई आपसे बोल दे कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, तो अगर स्टैटिक कंडीशन में रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही रहेगी जो अप्लाइड फोर्स की, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये मेरे पास होगा 8 न्यूटन। 8 न्यूटन मेरे पास है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये मेरे पास है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। समझ आ गई बात। अच्छा अब अप्लाइड फोर्स है कम और फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे ज़्यादा, ये हमने आज इसको चेक करके देखा, हमने लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चेक करके देखा किसकी वैल्यू है ये ज़्यादा, अप्लाइड फोर्स से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। ब्लॉक को मूव करने के लिए वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना, इसको रोकने वाला फोर्स ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है तो मूव नहीं करेगा। तो उस केस में अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन उसको टेक्निकली भी देख लेते हैं। तो ये लगेगा 8 न्यूटन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। कितना, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा ये 8 न्यूटन। और एक्सेलरेशन किधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं। देखो क्या होगा, नेट फोर्स निकालो, 8 माइनस 8 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 5, एक्सेलरेशन हो गया a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक ब्लॉक के लिए, सिंगल ब्लॉक के लिए अगर लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, तो उस केस में ये रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। अच्छा अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये ज़रूरी थोड़ी ऐसा ही हो, ऐसा हो सकता है कि अगर लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कम हो जाए अप्लाइड फोर्स से, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, किससे ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स से, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये नोट करो, फिर उसके बारे में भी देखते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं हटा देता हूँ इधर से। देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या कहानी होगी। सेम सवाल, फिर वही डायग्राम तो मैं ऐसे ही बना के रखता हूँ इधर, ठीक है। बस इस केस में इस वैल्यू को, यानी इस बार अप्लाइड फोर्स कितना है 12 न्यूटन। अब आप निकाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है, क्या कंडीशन आ रही है, फिर मैं करता हूँ उधर। सेम सवाल है, वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वही मास, बस अप्लाइड फोर्स मैंने चेंज कर दिया 12 न्यूटन। फिर से सवाल है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ कितना होगा। तो जब आप बनाओगे तो ये लिखोगे यहाँ पे, और अप्लाइड फोर्स कितना होगा यहाँ पे 12 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, mg नीचे और n ऊपर। तो सबसे पहले क्या करोगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे। तो एफ एल कितना होगा, म्यू इंटू एन, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू। म्यू कितना है 0.2, ये 5 इंटू जी की वैल्यू मेरे पास हो गई 10। भाई नॉर्मल 5 इंटू जी है तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली
ये 5G, तो यहाँ से लिमिटिंग कितना आएगा 0.2 इंटू 5 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी लिमिटिंग कितना आएगा यहाँ से 10 न्यूटन। वही जैसा हम पहले करते आ रहे थे, लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है कि 10 न्यूटन। इस बार जो अप्लाइड फोर्स है, ये मेरे पास कैपिटल एफ, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। अप्लाइड फोर्स कैसा है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस बार ब्लॉक मूव करेगा, यानी इस बार एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, लेके चला जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो अब इस केस में 5 kg की कहानी क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, एक्सेलरेशन होगा आगे, और यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 12 अप्लाइड फोर्स, और बैक साइड में जो फ्रिक्शन होगा किसको लेंगे, अब लेंगे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो यहाँ पे लगा है, इसको क्या लिखेंगे 10, ये लिखेंगे यहाँ पे 10 न्यूटन, जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब इस केस में नेट फोर्स कैसे लगाएंगे, देखो ये 12 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन राइट में लिया है तो ये फोर्स बड़ा होगा, तभी राइट में जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 12 माइनस 10, नेट फोर्स, मास है 5, एक्सेलरेशन ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 5 इंटू ए कितना आएगा 2/5, यानी ए कितना आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इससे पहले वाले केस में लिमिटिंग की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए एक्सेलरेशन था 0, इस बार अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स रखेंगे मैक्सिमम वाला रखेंगे, और उससे फिर क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो उसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, सवाल में आपको बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, किसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, सो डेट सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। तो मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जिससे पूरा सिस्टम रेस्ट के कंडीशन पर है। तो सिस्टम आपको क्या दिया है, ये दिया है यहाँ पे, ये दिया है 10 किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से दिया है सिस्टम। तो ये 5 kg, ये लगा है 10 kg, तो आपको क्या बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। और ये सरफेस तो रफ होगी यहाँ पे, है ना, कैसी सरफेस है ये, यहाँ पे रफ सरफेस है। कैसे निकालेंगे, ट्राई करो इसको करने का, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो देखो कैसे होगा फ्री बॉडी डायग्राम, 10 G लगेगा नीचे, कॉन्टैक्ट पे टेंशन होगा T ऊपर, T ऊपर, T इधर, टेंशन T इधर, टेंशन T इधर है, फोर्स इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि सरफेस रफ है। अच्छा, ये किस कंडीशन में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसने क्या बोला कि सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, यानी क्या कंडीशन हो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा यहाँ पे। अच्छा, तो उस केस में 10 kg वाले ब्लॉक की अगर बात करूँगा, 10 kg किस ब्लॉक की, 10 kg की, तो 10 kg में T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 G के इक्वल हो जाएगी, यानी T कितना आएगा यहाँ से 100 न्यूटन, यानी T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी यहाँ से। 5 kg वाले ब्लॉक को देखो जरा ध्यान से, अगर 5 kg वाले ब्लॉक को ध्यान से देखोगे और सिस्टम अगर रेस्ट पे है, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टेंशन की वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल, यानी यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, जितना T है मेरे पास, ये होगा 100 न्यूटन। सही बात है, ये किसकी वैल्यू आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो अगर आप ये चाहते हो कि सिस्टम रेस्ट पे रहे, मोशन में ना जाए, तो मोशन में कब नहीं जाएगा, जब मेरे पास जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी ये जो मेरे पास एफ मैक्स होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो। अगर ये मुझे कंडीशन मिलेगी, ये वाली, ये इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास ये सिस्टम है वो किस पर रहेगा, रेस्ट पे। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फिर तो मूव कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कहानी होगी। अब एफ मैक्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, ग्रेटर देन किसके, एफ एस के। म्यू मुझे निकालना है, एन की वैल्यू के यहाँ से देखो 5G किधर लगेगा, नीचे, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पे नॉर्मल होगा 5G के इक्वल, नॉर्मल यहाँ पे रख सकते हैं 5 इंटू जी ग्रेटर देन एफ एस। एफ एस कितना मेरे पास, ये मेरे पास है 100, अभी निकाला मैंने, तो ये कितना हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा 50
ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसका आएगा 100/50, यानी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसका आएगा 2k, ये कहानी मिलेगी। तो यहाँ से जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा 2, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्शन का यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 kg का ब्लॉक दिया है, ये रोप से कनेक्ट है। यहाँ पे दिया है 3 kg का ब्लॉक, ये सरफेस यहाँ से कनेक्ट है इस तरीके से, और यहाँ पे फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू कितनी दी यहाँ से 0.2, क्या दिए 0.2। तो आपको सारे फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन, वो सारी कहानी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा यहीं पे, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। क्या मान लो, सिस्टम पूरे को, क्योंकि एक ही रोप से कनेक्ट है, अप्लाइड फोर्स है, तो मान सकते हैं एक सिस्टम। तो पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोग्राम, और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन। अच्छा, सरफेस है रफ, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा पीछे, mg किधर लगेगा नीचे, और नॉर्मल किधर आएगा ऊपर की तरफ। ये कहानी होगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 0.2 इंटू 5g, क्योंकि n कितना म्यू इंटू n लगाएंगे, ये हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 0.25 इंटू 10, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा 10 न्यूटन, वो मैंने यहीं पे निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन किधर होगा, ए आगे मान लेते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्यों होगा पहले देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, दिख रहा है। तो अगर कम है तो उसका मतलब क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा, यानी ए किधर होगा ए। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता 0 हो जाता, सिस्टम किस पे रहता रेस्ट पे, लेकिन ये ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन आएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो नेट फोर्स देखो कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे 20 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 10, ये निकाला ना 10, अप्लाइड फोर्स -10 इक्वल टू मास कितना है 5, और एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर, ये है 2, और ये भी कितने से आएगा 2 मीटर से, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही बात, ये नोट करो, फिर इसको देखते हैं कि अलग अलग कैसे करेंगे। तो कंबाइन करने का फायदा क्या हुआ कि पूरा मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, सिस्टम का क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग कंडीशन में देखते हैं कि कैसे वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो सब कहानी में यहाँ पे देखेंगे कि टेंशन फोर्स कितना मिलेगा यहाँ पे। सही बात है, चलिए इसको नोट कर लिया, फिर टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। तो टेंशन फोर्स देखो कैसे निकालेंगे, टेंशन कॉन्टेक्ट से होगा दूर इधर, टेंशन होगा टी इधर। 2 kg ब्लॉक से भी टेंशन आ सकता है, 3 kg ब्लॉक से भी टेंशन आ सकता है, दोनों को मिलाकर के टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही अननोन है, बाकी सारी वैल्यू आपको दी है। तो 2 kg वाले ब्लॉक को देखो जरा, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। टेंशन है टी आगे, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ इधर 0.2 इंटू एन, 2g यहाँ पे आएगा, और नॉर्मल किधर आएगा ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स आएगा यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 0.2 इक्वल टू 2 इंटू जी। इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ये नहीं रखेंगे, अलग से रखेंगे 2 kg के लिए, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है 2g, तो नॉर्मल आएगा 2g। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0.2 2 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, एफ कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, यह है 4 न्यूटन। अब यहाँ से निकाल सकते हैं टेंशन फोर्स, देखो ये तो आगे भी जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया है इसका, तो क्या लिखेंगे नेट फोर्स टी माइनस बैकवर्ड साइड में 4 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी टी कितना आएगा यहाँ से 4 + 4, यानी टी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 8 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 8 न्यूटन। आप 3 kg वाले ब्लॉक को भी कंसिडर करके देखोगे तब भी वैल्यू आपको 8 न्यूटन ही मिलेगी, आप करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए 3 kg वाले का भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस, है ना। ये मैं हटा देता हूँ उधर से। तो देखो 3 kg वाले ब्लॉक को देखो ध्यान से, अप्लाइड फोर्स कितना है 22 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है आगे की तरफ, ये जा रहा है। टेंशन किधर लगेगा पीछे, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा देखो mg लगेगा नीचे, और नॉर्मल किधर होगा ऊपर, ये होगा म्यू इंटू n 3g, यही है यहाँ पे नॉर्मल। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.23 इंटू 10,
पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, एफ कितना आएगा यहाँ से 6 न्यूटन। सही है। हम यहाँ से नेट फोर्स इक्वल टू बैलेंस करके देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स बड़ा होगा 20 माइनस टी और माइनस 6 इक्वल टू एम इंटू ए। तो कितना होगा ये 14 माइनस टी इक्वल टू होगा 6, और टी की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस 6, यानी टी कितना आएगा यहाँ से 8 न्यूटन। तो 3 kg वाले ब्लॉक से भी मैंने निकाल के देखा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये करने के बाद जब टी मैंने निकाला वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। तो यानी आप 2 kg को करो 3 kg को करो, हमेशा टेंशन की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो टेंशन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, दोनों केस में फ्रिक्शन पूछ सकता है, वो सारी वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन अ ब्लॉक, तो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए ये मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए ये सारी कहानी मिटा देता हूँ। तो देखो सवाल क्या पूछेगा आपसे, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक, कि फ्लोर ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा नेट फोर्स, वो मुझे निकालना है। तो कैसे, देखो 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा है, फ्लोर कितना लगाएगा फ्लोर के ऊपर कंसीडर करना है। तो इसके ऊपर एक 20 न्यूटन लगेगा ऊपर, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इधर, कितना 0.2 इंटू 20, क्योंकि नीचे क्या लगेगा mg, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाएंगे आएगा 10, ये हो जाएगा 2, यानी एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4 न्यूटन। तो इधर फोर्स कितना लगेगा 4 न्यूटन। तो फ्लोर ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो रिजल्टेंट होगा आर, ये तो होगा रिजल्टेंट आर, कैसे आएगा ये √20 का स्क्वायर प्लस ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है पीछे इसका स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 400 प्लस 16, यानी कितना आएगा √416 न्यूटन। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसके लिए 2 kg वाले के लिए। सेम 3 kg वाले के लिए भी निकाल सकते हैं कि फ्लोर कितना फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर। तो देखो यहाँ पे लगेगा 30 न्यूटन, इधर कितना आएगा 0.2 और mg, यानी 3 इंटू जी, ये लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 3, यानी फ्लोर कितना हो जाएगा यहाँ से 6 न्यूटन। कितना होगा 6 न्यूटन इसके ऊपर। तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा कहीं इस तरीके से आर, ये होगा यहाँ पे। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे पास √30 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आएगा 900 प्लस 36, यानी रिजल्टेंट कितना आएगा √936 न्यूटन। सही बात है। तो नेट फोर्स अप्लाई करेगा 2 kg वाले ब्लॉक पे, आंसर होगा कितना मेरे पास √416, और 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स होगा कितना आएगा √936 न्यूटन। तो ये सारी कहानी थी मेरे पास कि ग्राउंड फ्लोर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ब्लॉक्स के ऊपर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं इंक्लाइन पिन के ऊपर अगर फ्रिक्शन होगा तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे, ये लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। एक दिया है इंक्लाइन प्लेन ऐसे, ये एंगल है 37 और 2 kg का जो ब्लॉक है वो रखा है ऐसे, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है यहाँ पे 0.1, ये दिया है 0.1। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। एक्सेलरेशन कितना बताना है, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, और म्यू की वैल्यू आपको दी 0.1, वो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। सही बात है, देखो कैसे करेंगे। चलिए कुछ नहीं करना, बस इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लो सबसे पहले, जो काम हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो फिर मैं इधर बना लेता हूँ इसको एक बार, ये 37। तो जब ब्लॉक का यहाँ पर होगा बीच में, तो देखो mg किधर लगेगा नीचे, पॉइंट के ऊपर सरफेस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल भी कितना होगा 37, यही होगा। ये कितना आएगा यहाँ से 2g cos 37, और नॉर्मल किधर आएगा
ऊपर, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा mg साइन 37, ये होगा। तो ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे कौन लेके आएगा इसको, इस mg का साइन वाला जो कंपोनेंट होगा वो उसको नीचे लेके आएगा, तो ये तो मूव करेगा नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ब्लॉक के ऊपर, पीछे की तरफ, ये लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा फ्रिक्शन पीछे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, म्यू इंटू एन के इक्वल होगी। समझ आ रही है बात, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, और मूव किधर कर रहा है, नीचे की तरफ। तो पहले एफ इंटू म्यू इंटू एन की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसको इधर पे कर सकते हैं, म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू कितना है 0.1, और नॉर्मल कितना है यहाँ पे, एक काम करते हैं पहले नॉर्मल ही निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल मेरे पास कितना है 2g cos 37, g की वैल्यू हो जाएगी 10, cos 37 कितना होता है 4/5, ये हो जाएगा 2, तो n कितना आएगा, ये आएगा 16। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आई 16, सही बात है। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पे कहानी क्या होगी, नॉर्मल मैं निकाल चुका हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा वो निकाल लेते हैं इधर से। देखो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ इधर से। तो देखो नॉर्मल आ गया मेरे पास, तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ मेरे पास है म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया मुझे 0.1 मेंशन किया गया था यहाँ पे, और एन कितना है यहाँ पे, ये है 16, ठीक है, ये आ जाएगा 10, यानी एफ कितना आएगा यहाँ से 1.6 न्यूटन। ये वैल्यू किसके है मेरे पास यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई है 1.6 न्यूटन। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ से, 1.6 न्यूटन के साथ मुझे निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो नीचे वाला फोर्स जाएगा, तो एक्सेलरेशन में किधर मान लेता हूँ, नीचे मान लेता हूँ। अच्छा, तो उस केस में क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा, देखो नीचे लग रहा है 2g साइन 37 और माइनस, ये लगा है फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू मास इंटू ए, ये लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये वाली, g की वैल्यू हो जाएगी 10, साइन 37 कितना होगा, साइन 37 मेरे पास होगा 3/5, और माइनस फ्रिक्शन मैंने निकाला 1.6 इक्वल टू 2 इंटू ए, ये कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स कट होगा, कितनी वैल्यू आएगी 12 माइनस 1.6 2 इंटू ए, ये आएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखो 12.0 1.6 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 11 ये आएगा 10.4। समझ आ रही है बात। अच्छा, यानी ये होगा यहाँ पे 12.4 इक्वल टू 2 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 10.4 डिवाइड बाई 2, ए कितना आएगा 5.2 मीटर पर सेकेंड। इसका कितना आएगा एक्सेलरेशन, ये 10.4 होगा तो कितना आ जाएगा 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इतने एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक किधर मूव करेगा, नीचे, अगर सरफेस मेरे पास होगी और रफ इस केस में, ठीक है। तो इन पे अगर फ्रिक्शन होगा तो उस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, उस तरह का क्वेश्चन विदाउट फ्रिक्शन के हमने डिस्कस किया ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको आपको लिख लो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो होमवर्क का क्वेश्चन ये है, थ्री kg, यहाँ पे ब्लॉक लगा है 2 kg, ये एंगल है 37, ये एंगल है 53। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है कितनी है 0.3, और यहाँ पे कितनी है 0.1। यहाँ पे 0.3 0.1 आपको बताना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ रोप। एक्सेलरेशन और टेंशन क्या निकालना है, देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, ये ब्लॉक भारी इधर जाएगा, ये किधर जाएगा ऊपर की तरफ, और टेंशन कितना होगा, कॉन्टैक्ट से दूर होगा टेंशन टी, यहाँ पे होगा टेंशन टी, सही है। तो करना है इसको क्वेश्चन को होमवर्क में आपको, ठीक है, कर लोगे। चलिए थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ आपको करने के लिए। तो 2 kg यहाँ पे होगा तो उसका फिर से कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे इसको, है ना। ये सरफेस होगी तो नॉर्मल किधर आएगा n1, और यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा 2g cos 37, और यहाँ पे कितना होगा 2g sin 37, ये होगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे आएगा, किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स नीचे। सेम कहानी यहाँ पे होगी, तो अगर इधर की तरफ क्या होगा 3g cos 53, और नॉर्मल किधर आएगा, ये होगा n2, सही बात है। टेंशन लगेगा इधर, और इधर क्या आएगा 3g sin 53, mg sin 53 किधर आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लेगा यहाँ पे पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। F1 की वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू n1, म्यू 1 n1, और इसको मान लो
म्यू टू एन टू। सही बात है। n1 कैसा आएगा यहाँ से, n1 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 2g cos 37 और यहाँ से n2 कितना आएगा, n2 आएगा 3g cos 53, 3g cos 53। n1 n2 आ गए, तो बस इक्वेशन आपको लिखनी है। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा टेंशन t माइनस 2g sin 37 माइनस फ्रिक्शन फोर्स F1 इक्वल टू m इंटू ए। इक्वेशन 1 हो गई है यहाँ से। और यहाँ से क्या बनेगी, देखो टेंशन लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स बड़ा होगा 3g sin 53 माइनस टेंशन t और माइनस F2 को क्या लिख सकते हैं, μ1 n1, तो F2 इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू ए। सही है। तो यहाँ पे F1 μ1 n1 लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, t माइनस 2g sin 37 माइनस μ1 n1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या होगा 3g sin 53 माइनस t इक्वल टू μ2 n2 इक्वल टू 3 इंटू ए। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन बना दी मैंने यहाँ से, तो इनको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। बस फ्रिक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ वाला ही है। तो उसको ट्राई करना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको कैसे होंगी, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, नोट कर लें आप इसको। ठीक है, तो ये था मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। आई होप फ्रिक्शन के बारे में सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और जो बेसिक क्वेश्चन उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आऊँगा वीडियोज़ में, तो उस कॉन्सेप्ट को आप इतना पढ़ें आराम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सारे सवाल हम अच्छे लेवल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।